डीमन पवेलियन की हरकतें वाकई पागलपन भरी थीं। क्या पवेलियन के हेड और अलायंस ने इसे बस ऐसे ही जाने दिया? बॉल ने बताया कि ये सारा पागलपन गुपचुप तरीके से किया जा रहा था, ताकि बाद में हालात चाहे जैसे भी हों, उनके पास बचने का एक मौका रहे। और भले ही इस बात से उसे कितना भी गुस्सा आए, लेकिन हकीकत यही थी कि हेवनली डीमन पवेलियन के छात्रों का ग्रेजुएशन के बाद सर्वाइवल रेट काफी बढ़ गया था। सच तो ये है कि इस डार्क रास्ते पर चलते हुए खुद को बचाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हेवनली डीमन पवेलियन में तो आलम यह था कि कभी गलती से खाने में जहर मिला दिया जाता, तो कभी बच्चों वाली बिल्डिंग ही अचानक गिर जाती, कभी कभी तो उन्हें बिना खाने पानी के अकेले छोड़ दिया जाता था। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ के छात्र उन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे जो ऐसी खतरनाक परिस्थितियों से जूझकर जिंदा बचे हैं? डायरेक्टर भी इस कमाल के प्लान के बारे में सुनकर काफी खुश थे। वाकई सॉर्ड डीमन की सोच और नजरिया बाकियों से बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो छात्र सच में अपनी जान गंवा सकते हैं। स्नोमैन ने भरोसा दिलाया कि वो हर चीज को बहुत सावधानी से एडजस्ट करेगा, और इस पूरे प्लान में मेंटर ने जो चुना था उसका सिर्फ 40% ही सही था। विल ने अपना प्रस्ताव रखा और डायरेक्टर भी तैयार थे। हैरानी तो हुई, पर उसने तय किया कि मेंटर फायरी ब्लेड के उस प्रपोजल के बारे में आखिर पता लगाकर ही रहेगा। बड़ा अफसोस है कि वो इतनी दिलचस्प मीटिंग में नहीं आ पाया। स्नोमैन ने बताया कि मेंटर कुआंग योनहे के ज्यादातर प्रपोजल्स रिजेक्ट हो चुके थे और अब प्रोग्राम का सिर्फ 10% हिस्सा ही बचा था। माना कि ये खतरनाक और क्रूर था, पर फिर भी हेवनली डीमन पवेलियन के स्टूडेंट्स के हाथों मरने से तो कहीं बेहतर था। कुछ कमियां तो थीं, पर अब इसे जारी रखना है या नहीं, ये पूरी तरह डायरेक्टर की मर्जी पर था। डायरेक्टर ने थोड़ा सोचा और फिर मान गए। आखिर कभी कभी जिंदगी के संकट और कड़े इम्तिहान ही सबसे बढ़िया इलाज साबित होते हैं। तय हुआ कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। इस बीच रायुए ने कहा कि उसे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ वक्त अच्छा बीतेगा। तभी हायरन ने गौर किया कि उसका भाई चांग हो आज कुछ थका हुआ सा लग रहा है। शायद उसने कल अपनी बेलफ्लावर रूट ले ली थी। चांग हो ने चिढ़ते हुए चेहरा बनाया और जवाब दिया कि अब लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पर तभी अचानक रियुएन पास आया और उसने उस महिला से पूछा। जब उन्होंने साथ चलने की इजाजत मांगी तो चुंग हो को लगा कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि वो भी काफी परेशान थी। उसने सुझाव दिया कि उसे अपना चेहरा थोड़ा साधारण बना लेना चाहिए। वो समझ गया था कि सुरक्षा के लिहाज से अगर वे थर्ड प्रिंस और अनसो रैन को साथ ले गए तो हेवनली डीमन पवेलियन के साथ होने वाली मीटिंग वाकई खतरनाक हो सकती है। क्या वाकई ये सब करना जरूरी था? शहर छोड़ने से पहले ही कोई हादसा हो सकता था और उसे लगा कि अलायंस के हेड को ये बात शायद पसंद न आए। इन बातों को सुनकर डायरेक्टर हंस पड़े और समझ गए कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हाल की घटनाओं को खुद देखा था और अपनी उंगली उठाते हुए कहा कि वे जा रहे हैं, इसलिए उन्हें भी अपने बच्चों को सर्वाइवल के लिए तैयार करना होगा। नौकर ने पूछा कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि खास ध्यान रखने वाले सभी किरदारों को ब्लैक सॉर्ड ग्रुप में रखा गया है और उन सभी को एक ही जगह इकट्ठा किया गया है जिन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। डायरेक्टर ने जवाब दिया कि वो एक बहुत ही विनम्र और संवेदनशील इंसान है और उन्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। जांग हू को समझ आ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके इस बेवकूफ का ऑरा ही खराब है और उसके चक्कर में वो खुद भी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे रोकने में उसकी मदद करेगा। इस पर हैरन ने जवाब दिया कि रायुन को रोकना इतना आसान नहीं है, पर वो उसे ज्यादा से ज्यादा समय तक जवान बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। बड़े अफसोस की बात थी कि जुन्हो और मिस ली दोनों ही ब्लैक सॉर्ड ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और किसी ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा। वॉल अंदर आया और उसने ब्लैक सॉर्ड ग्रुप को अपना नाम बताया, जिसे खास तौर पर उन्हीं के लिए रखा गया था। उसने बताया कि ब्लैक सॉर्ड ग्रुप की जिम्मेदारी फ्लेमिंग ब्लेड चोवोल के पास है। वो खुद एक फ्लेमिंग ब्लेड मेंटर है और उसे यकीन है कि उसे किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है। आखिरकार वो यहां फुल टाइम रहने वाला है। ठीक उसी वक्त व्हाइट सॉर्ड ग्रुप का दरवाजा भी खुला और उनका स्वागत किया गया। चोक चोक हा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो उनका ग्रेट मेंटर बनेगा और उन्हें गाइड करेगा। उसने सभी से अपने निर्देशों का पालन करने को कहा। वहीं स्नोमैन ने भी उन्हें ग्रेट मेंटर की बातें मानने और उनके मार्गदर्शन में चलने की सलाह दी। उसने दोहराया कि वो उनका ग्रेट मेंटर बनकर उन्हें आगे ले जाएगा। ड्रैगन स्क्वाड, ब्लैक टर्टल स्क्वाड और व्हाइट ग्रुप को अपने अपने ग्रुप्स में बंटने के निर्देश दिए गए। इस बीच उसने उन्हें ध्यान से सुनने को कहा और साफ कर दिया कि जब तक वे इन नर्क जैसी चुनौतियों को पार नहीं कर लेते तब तक वे इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। वाल ने तो उन्हें चूजे और वो पिल्ले तक कह दिया जिन्होंने अभी तक अपने शरीर के बाल भी नहीं झाड़े थे। उसने चेतावनी दी कि अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो डार्क पाथ वाले उनके बड़े भाई बहन उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। दरअसल ये टेस्ट महज एक गेटकीपर गेम था जिसे उन्हें हर हाल में जीतना था।
उनके सामने जो दरवाजे खुले थे उन्हें बंद करना ही उनका मकसद था, और जो भी आगे बढ़ना चाहता था उसे ये मिशन पूरा करना ही था। स्नोमैन ने भी आगाह कर दिया कि अब से उनका एक्शन शुरू होता है और जो भी पीछे छूटा उसे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। शर्तें तय होने के बाद स्टूडेंट्स ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर 4 गॉड्स के ग्रुप से टीमें क्यों नहीं बनाई जा रही हैं। उस लड़के ने जवाब दिया कि उसे लगा था कि नंबर 1 से 4 तक उन्हें ही दिए जाएंगे। इसी तरह चुनाव करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स ने रियुआन की टीम की ओर देखा और अपने विकल्पों के बारे में सोचने लगे। सही टीम चुनना सबसे जरूरी है, वैसे भी यहां इसे टालना ही बेहतर रहेगा। स्नोमैन ने बताया कि टीम के बाकी 4 सदस्यों को ब्लू ड्रैगन और ब्लैक टर्टल स्क्वाड के प्रतिनिधियों से भरा जाएगा। व्हाइट ग्रुप से बनी टीमें अपनी मर्जी से इनका चुनाव कर सकती थीं। उसने ब्लैक ग्रुप की तरफ मुड़कर उनसे रेड फैल्कन और व्हाइट टाइगर स्क्वाड के बाकी 4 लोगों को चुनने के लिए कहा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर कई ग्रुप्स एक ही सदस्य को चाहते हैं या जिसे चुना गया है वो जाना नहीं चाहता, तो फैसला करने के लिए जोर जबरदस्ती या ताकत का इस्तेमाल करना पूरी तरह जायज है। ये सुनते ही सबके पसीने छूट गए। हेरन ने रियून से पूछा कि उनके रेड फैल्कन स्क्वाड के बुजुर्गों के चेहरों का रंग आखिर क्यों उड़ा हुआ है। वो पक्का मिस एने को अपने ग्रुप में जोड़ना चाहता था, लेकिन बाकी 3 कौन होंगे। रियून ने कुछ देर सोचा और उनसे पूछा कि उन्हें किस बुजुर्ग का शिकार पहले शुरू करना चाहिए। तभी मिस एने की बहनों में से एक ने टीम 4 की तरफ मुड़कर उनसे उनके लिए जगह बनाने को कहा। रियून ने उससे पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वो उनकी मदद कर पाएगी। वो उनके साथ जुड़ना चाहती थी, इसलिए उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस लड़के को शायद लगा होगा कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन असलियत तो ये थी कि वो बस ये नहीं चाहती थी कि उस छोटी लड़की के फैन क्लब वाले लोग उसकी बहन के आसपास भी भटकें। रियून सब समझ गया और उसने उससे पूछा कि इसके बदले में वो उसे क्या ऑफर करेगी। ये फैसला उसके हाथ में नहीं था, और अगर उसके पास काफी पैसे नहीं थे तो रियून बाकी ऑफर सुनने के लिए भी तैयार था। ये सुनकर वो लड़की बुरी तरह भड़क गई। उसने उस लड़के से कहा कि अगर वो उसे जगह दे देता है तो बदले में वो उन लोगों को वहां रहने की इजाजत दे देगी। फिर रियूए ने उसकी बहन के पास जाकर कहा कि वो उस पर भरोसा करे और किसी दूसरी टीम में शामिल हो जाए। उसकी बहन एकदम हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो भला किसी और टीम का हिस्सा कैसे बन सकती है। वो मना करने लगी और साफ कह दिया कि वो किसी भी हाल में नहीं जाएगी और अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं हिलने वाली। उसे सच में क्या ऐसा लगा था कि उसकी बहन उसे इन ठरकियों के साथ इस नर्क में अकेला छोड़ देगी। रियून ने उसे बताया कि जल्द ही रेड फैल्कन स्क्वाड भी उनके साथ जुड़ने वाली है और अब उसे मिस यून सोल रान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी होगी। उसकी बहन चौंक गई और पूछने लगी कि आखिर क्यों? क्या डार्क पाथ वाली वो लड़की फिर से कोई नई साजिश रच रही थी? रीन ने जवाब दिया कि नहीं, लंबे समय में सब कुछ इसके बिल्कुल उलट हो सकता है। वैसे तो वो खुद जाना चाहती थी, लेकिन कुछ पर्सनल जानकारी है जो उसे बतानी ही होगी। उसने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की कि वो परेशान न हो, जिस पर उसकी बहन ने उसे सहारा दिया और बिना कहे ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन साथ ही उसने टीम 4 को धमकी भी दी कि अगर वो खुद किसी दूसरी टीम में चली भी गई तब भी वो उन पर नजर रखना जारी रखेगी। पर जब उसने गौर से देखा तो उसे वहां बहुत कम लोग नजर आए और उसने पूछा कि आखिर वो लड़का कहाँ गया। हायरन ने बताया कि वो और उसका भाई छन बुजुर्गों का टेस्ट लेने गए हैं और अगर उसे देर हुई तो बात बिगड़ सकती है। अपने स्टूडेंट्स के पास पहुंचकर रायवन ने उनसे पूछा कि आखिर अब उनमें से इतने कम लोग ही क्यों बचे हैं। नामगुन ने जवाब दिया कि रेड फैल्कन स्क्वाड के बाकी मेंबर्स को अलग कर दिया गया है। रियुअन ने इस बारे में सोचा और तय किया कि बाकी लोग वाकई काफी पॉपुलर थे। फिर आखिर इन चारों को ही बाहर क्यों छोड़ दिया गया? इस पर नामगुन ने कहा कि अगर कैप्टन मेंबर्स की तलाश में है तो टीम 4 में शामिल होना एक अच्छा आइडिया रहेगा। कुछ समय पहले उस स्टूडेंट ने उसे बताया था और बाकी सबको भी ध्यान से सुन। टीम 4 से बचने का इकलौता रास्ता यही था कि कोई दूसरी टीम उन्हें फौरन अपनी टीम में शामिल कर ले। नमगून ने तुरंत सवाल किया कि क्या वो टीचर उनके पीछे आएगा। अगर उस सीनियर स्टूडेंट ने जबरदस्ती उन्हें ले जाने की ठान ली तो क्या बाकी टीमें उसे रोक पाएंगी? उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा और मुमकिन है कि कैप्टन जहां भी जाएगा वो वहीं उसका पीछा करते हुए पहुंच जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो हार मान ले। नमगून ने इस बात का विरोध करना चाहा, पर उस लड़की ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे मिस डॉगगोरियन उनकी तरफ नहीं आ रही थीं और यहीं से असली मुसीबत शुरू हुई। दरअसल मिस एने सिर्फ मर्दों वाली टीम में काफी असहज महसूस करती। इसका मतलब था कि वो अपने साथ 1 या 2 लड़कियों को जरूर ले जाएगा। जीरन को तुरंत समझ आ गया कि वे सब खतरे में हैं। लड़की ने ऐलान किया कि वो और ऑक यहीं रुकेंगे, जबकि बाकी लोग जल्दी से यहां से भाग सकते हैं। मून ने उसे दिलासा दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसने इस गोल्ड प्रोस्पेक्टर के बारे में थोड़ी रिसर्च की थी। ऐसा करना ही ज्यादा सुरक्षित रहता। ओके ने हैरानी से पूछा कि कौन सा दूसरा गोल्ड डिगर?
वहीं जिरेन ने भी जवाब दिया कि उसे बात समझ आ गई है, क्योंकि उसे पैसों का जुनून सवार था। मून का मानना था कि वो सोने की तलाश करने वाला शिकारी आइस फीनिक्स के करीब रहकर अपना इंसानी रूप बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो और ओकियन उसकी परछाई में छिप जाते थे। ओके ने इस बारे में सोचा और जवाब दिया कि ये बात तर्कसंगत लगती है, और फिर वो भी उनके साथ शामिल हो गई। उस स्टूडेंट को भी लगा कि ये थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन वो उनकी बात पूरी तरह समझ गई थी। इस बीच सम ने कहा कि उसके पास भी एक जबरदस्त आइडिया है। अगर वो और कैप्टन नामगून खुद आगे आकर वॉलंटियर करते हैं तो जरूरत से ज्यादा प्रतिभागी हो जाएंगे और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। एक और स्टूडेंट सहमत हुआ और उसने सोचा कि वैसे भी उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए वो यहीं रुकेगा, क्योंकि उसे बहुत कम लोग जानते थे। ओके ने उससे पूछा कि वो क्या बकवास कर रहा है। अगर उन्हें नहीं लिया गया तो वे उन पर दबाव डाल सकते थे। क्या उसने कभी भिखारियों को निमंत्रण मिलते देखा है? वो बस अपने अनुभवी भाई पर भरोसा करके उसके पीछे चल सकता था। वो तो उसके लिए जगह भी ढूंढ सकता था। वो बहुत खुश हुआ और फैसला किया कि वो भी जाएगा और किसी टीम को धमकाकर उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन येल ने कहा कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा, पर उसकी इच्छा थी कि वो ऐसा करे। बाकी लोग उनकी किस्मत पर मुस्कुरा दिए। वो समझ गया था कि उसका सीनियर क्लासमेट मिस एने को आसपास ही रखना चाहता था। शायद उसने बाकी कैंडिडेट्स के बारे में भी पहले ही मन बना लिया था। अब वो खुद तो कोई मोस्ट डिजायरेबल कैंडिडेट था नहीं, तो फालतू में भाग दौड़ करके अपनी गर्दन फंसाने का कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन तभी पीछे मुड़ते ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जहां लोग पहले ही आपस में बहस करने में लगे हुए थे। नमगुण ने उनकी बातों के लिए उन्हें थैंक यू बोला, लेकिन साफ कर दिया कि वो उनके साथ नहीं जा सकता। उस स्टूडेंट ने भी कह दिया कि वो अपनी मर्जी की टीम ज्वाइन करेगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि उनके कैप्टन को अकेला छोड़ दिया जाए। अगर उन्होंने उसे अभी अपने साथ लिया तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी तरफ उस ग्रुप की लड़की ने मिस जिरेन और सन की तरफ मुड़कर कहा कि वो काफी खुश है कि उन्होंने उनकी टीम ऑफ 3 ज्वाइन कर ली है। एक और टीम बाकी लड़कियों के पास आई और बोली कि अगर वो दोनों भी टीम 3 में शामिल हो जाएं तो बढ़िया रहेगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था। मून ने जवाब दिया कि वो अभी सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे और जहां भी स्पेस अवेलेबल होगा वहीं चले जाएंगे। नमगुण ने उन्हें सब कुछ वैसे ही बता दिया जैसा हुआ था, कि कैसे बाकी लोग अलग अलग टीम्स में स्प्लिट हो गए हैं, और उनकी अपनी डिमांड यही थी कि उन्हें बस टीम 4 में ही रहना है। स्टूडेंट्स पहले ही कह चुके थे कि ये सबसे जरूरी चीज है, और चूंकि एक जगह आइस फीनिक्स ने ले ली थी, इसलिए उनके लिए 3 लोग ही काफी होंगे। ओके ने जवाब दिया कि बदकिस्मती से उनमें से एक टीम 4 का हिस्सा नहीं बन पाएगा। रियूएन को अचानक एहसास हुआ कि वे चाहते थे कि वो उनके ग्रुप में से चुनाव करे, क्योंकि बाकी सब इधर उधर बिखर चुके थे। लेकिन आखिर वो ऐसा करेगा क्यों? चांग हू को लगा कि उसने उनके बेवकूफ साथी को एक साथ उन चारों को वॉइस मैसेज भेजते हुए देखा है, पर अभी ये बात मायने नहीं रखती थी। चांग हू ने उसे अपनी रिक्वेस्ट याद दिलाने का फैसला किया और वो खुद बाकी बची 2 जगहों के लिए टीम मेंबर्स चुनेगा। रियूएन मान गया और जवाब दिया कि अगर बात टीम की जीत की है तो वो चुनाव कर सकता है। चांग हू ने तुरंत कहा कि पहला चुनाव वो करेगा, लेकिन रायुए ने उसे बीच में ही टोक दिया और बताया कि उसने नमगुण सन को चुन लिया है और बाकी 2 के बारे में वो बाद में सोचेगा। चांग हू ने इस पर विचार किया और कहा कि शुरुआत के लिए उसे टांग मून हाई चाहिए। उनकी टीम में 4 सदस्य पहले से थे और अगर वो भी शामिल हो जाती तो उसे काफी कुछ मिल सकता था। मून ये सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अंकल ने उसे चुना है। आखिर उसे ही क्यों? उसने पूछा कि काफी से उनका क्या मतलब है। चांगहुन ने जवाब दिया कि उनकी टीम हुशंग अग्रीमेंट मीटिंग में जीत हासिल करने का मुख्य जरिया बनेगी। उन्होंने गारंटी दी कि अगर वो थोड़े समय के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल उनके लिए करती है तो उसे मोटा मुनाफा होगा। रियूएन ये सब सुनकर हैरान था, लेकिन अब उसे समझ आया कि चांगहुन इतना उत्साहित क्यों था। उसे लगा कि वो बस इस टूर्नामेंट पर सट्टा लगाने वाला है। चांगा ने उसे घूरते हुए पूछा कि क्या वो उसे ऐसा वैसा इंसान लगता है। उसने बात साफ करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट पर कई बड़े अधिकारियों की नजर है, इसलिए अब ये फालतू की बातें बंद करो। हमें जल्दी से अगले सदस्य को चुनना होगा। रियूएन उसकी बात से सहमत हुआ और पूछा कि अब वो किसे चुनने वाला है। चांगहुन को कुछ याद आया और उसने पूछा कि क्या रेड फैल्कन स्क्वाड में कोई छुपा हुआ जीनियस नहीं है, कोई ऐसा शख्स जिसका चेहरा सबके सामने तो है पर उसे कोई देख नहीं पाता। यहां तक कि चांगहुन खुद भी कभी कभी उसके वजूद को भूल जाता है। उसे तब जाकर एहसास होता है जब वो शख्स अचानक गायब हो जाता है। मून ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि वो अभी कहां है, लेकिन वो उसे ढूंढ निकालेगी और चुरा ले जाएगी। ठीक उसी समय हाक ने कहा कि व्हाइट टाइगर स्क्वाड से कोई भी उनके पास नहीं आएगा, लेकिन यहाँ उन दोनों जैसे 2 हैंडसम लड़के मौजूद हैं और ऐसा लगता है जैसे उनकी और जिंगोन की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी है। हाक पीछे मुड़ा और ये देखकर दंग रह गया कि जिंगोन वहां से गायब था। जब उसने पूछा तो बाकी लड़कों ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता।
इसके बाद हिरन ने उन्हें देखा और कहा कि उन्होंने पहले ही सबका चुनाव कर लिया है। उसने उनसे उसका ख्याल रखने को कहा। वो लड़का ये जानकर बेहद खुश था कि रेड फैल्कन और व्हाइट टाइगर स्क्वाड्स के कैप्टन अब उनकी टीम में थे। अचानक नमगुण ने लेडीना की ओर देखा और कहा कि वो उन पर भरोसा कर रहा है, लेकिन रेन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। रियोन ने तय किया कि जब सब यहाँ जमा हो ही गए हैं तो क्यों ना वो अपना प्लान सबको बता दे, और उसके चेहरे की उस जरूरत से ज्यादा उत्सुकता को देखकर लग रहा था कि उसे कोई पुख्ता जानकारी मिली है। चांग हू ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। उस कमबख्त की नज़र ऐसी चीज़ों पर कमाल की थी, और अब उसे सब कुछ बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत थी। हालांकि वो पहले कभी हुआ शन समझौतों की किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था, पर उसे पक्का पता था कि वहां टिके रहने के लिए उन्हें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उन सबको एक आसमानी आफत यानी हेवनली डिजास्टर बनना था, और जब सब पूरी तरह तैयार हो गए तब युद्ध के मैदान में उतरने का वक्त आ गया था। अगली सुबह जल्दी ही उसने सबसे मुलाकात की और पहले गेम में सबका स्वागत किया। सबको एक साथ देखकर डायरेक्टर काफी खुश नजर आए और बोले कि आप सभी को यहाँ एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि गार्ड स्क्वाड के हेड भी गठबंधन के मुखिया को सारी बारीकियां रिपोर्ट करने पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि सम्मानित टाओइस्ट भी उनकी एकेडमी का दौरा करेंगे। टाओइस्ट ने जवाब दिया कि भले ही जेड वॉइड के बेटे ने इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया हो, पर अपने कीमती शिष्यों का ख्याल रखना अलग बात है, खासकर जब बात थर्ड शाइनिंग स्वॉर्ड चुनह्यून की हो। ये सुनकर एल्डर हैरान रह गए और पूछा कि क्या आप उसी जिद्दी इंसान की बात कर रहे हैं। इस पर वो दिल खोलकर हंसे और बोले कि इस विद्रोही लड़के में देखने लायक कुछ खास नहीं है, वो तो बस देख रहे थे। वो हवा का रुख भांप रहे थे, और ऐसा करते हुए उन्होंने कुछ नोटिस किया। एकदम कच्चा खिलाड़ी। तभी उस टाओइस्ट की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो उड़ाने में ट्रेनिंग कर रहा था, और उसने बड़े बुजुर्गों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसी बीच डायरेक्टर ने ऐलान किया कि बच्चे आ चुके हैं, और उन्होंने फौरन पहले गेम में सबका स्वागत किया। वहां मौजूद एक कप्तान ने पूछा कि क्या वे ब्लैक सॉर्ड ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे। तब स्नोमैन ने साफ किया कि इस गेम में सिर्फ एक ही टीम हिस्सा लेगी। डायरेक्टर ने देखा कि ब्लैक और व्हाइट सॉर्ड ग्रुप्स की हर टीम में 4 सदस्य 4 देवताओं की टीमों से थे, और बाकी उतने ही साधारण उम्मीदवार थे। तभी योद्धा को याद आया कि डायरेक्टर ने पहले कहा था कि ब्लैक और व्हाइट ग्रुप्स के लिए 24 लोग चुने गए हैं, जिन्हें 8-8 की टीमों में बांटा गया है। डायरेक्टर ने समझाया कि सीधे साधे तरीकों से ये बच्चे उस अनजानी और खतरनाक अंधेरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। पहले गेम का असली मकसद था चालाकी, धोखा और जंगल का वो कानून जहां सिर्फ ताकतवर ही टिकता है। उन्होंने बताया कि पहले राउंड के 3 नियम हैं जिन्हें अच्छी तरह याद रखना होगा। पहला, उन्हें झंडे यानी फ्लैग्स लेने हैं, पेड़ को छूना है और फिर पास हासिल करना है। और दूसरा नियम भी यही है, झंडे लो, पेड़ को छुओ और अपना पास हासिल करो। हर ग्रुप के पास सिर्फ 30 मिनट का समय है, और ध्यान रहे अगर किसी ने भी पेड़ को नुकसान पहुंचाया तो उसे सीधा बाहर कर दिया जाएगा। स्नोमैन ने आगे बताया कि दूसरा नियम यह है कि मेंटर्स अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और फ्लैग जोन में सिर्फ 3 कदम ही चल पाएंगे, लेकिन वे पार्टिसिपेंट्स के रास्ते में रुकावट जरूर पैदा करेंगे। इसके अलावा ये मेंटर्स ना तो अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे और न ही किसी असली तलवार का। लेकिन हाँ, किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे। चोट लगी तो वो आपकी अपनी गलती मानी जाएगी। हेरन ने तुरंत सबको आगाह किया कि इंस्ट्रक्टर वॉल दोनों हाथों से लड़ने में माहिर हैं, और चोंगहुन को भी समझते देर नहीं लगी कि दाएं हाथ का इस्तेमाल न करना महज एक दिखावा या जाल है। हकीकत तो ये है कि वो सॉर्ड डीमन घास के एक तिनके में भी तलवार जैसी जान फूंक सकता है, और अगर उसके हाथ में एक मामूली सा क्लब भी हो तो वो जान लेने के लिए काफी है। हालांकि ब्लैक सॉर्ड ग्रुप के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, पर रियूएन को एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी। हर टीम में 8 लोग शामिल थे, तो फिर वहां सिर्फ 5 झंडे ही क्यों रखे गए थे। बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई। ने जवाब दिया कि 3 लोग बाहर हो जाएंगे, और उनमें से एक वो खुद था। लेकिन रिन ने बताया कि अभी एक नियम और भी है। उसने तीसरे नियम की ओर बढ़ते हुए कहा कि जो भी पार्टिसिपेंट बिना जमीन छुए सीधा पेड़ तक पहुंच जाएगा, वो बिना फ्लैग के भी अगले राउंड में चला जाएगा, और सिर्फ इस राउंड के खिलाड़ी ही फ्लैग ले पाएंगे। इसके अलावा कोई पाबंदी नहीं थी। और अब ब्लैक सॉर्ड ग्रुप की टीम को चुनौती के लिए आगे आने को कहा गया। अगर उन्हें डर लग रहा है तो शुरुआत पहले वाले से होगी। बदले में स्नोमैन ने व्हाइट सॉर्ड ग्रुप की टीम को चैलेंज के लिए तैयार होकर सामने आने का ऑर्डर दिया। अगर कोई आगे नहीं आना चाहता तो 6ठे नंबर से शुरुआत की जाएगी। पहली टीम आपस में चर्चा करने लगी, और एक लड़के ने पूछा, क्या ये बहुत मुश्किल नहीं है? वे जमीन को बिल्कुल नहीं छू सकते, तो क्या उन्हें उड़कर जाना होगा? उसे जवाब मिला कि ये तो नामुमकिन है। क्या होगा अगर कोई दूसरे को अपनी पीठ पर बिठा ले? पार्टिसिपेंट सन ने उन्हें याद दिलाया कि यहाँ 8 लोग हैं और सिर्फ 5 झंडे। इसका मतलब था कि उन्हें 3 लोगों को उठाकर ले जाना होगा। दूसरी टीम भी अब। सब हैरान रह गए, और हैक ने उन्हें बताया कि सिर्फ 2 लोगों के हाथ खाली रहेंगे।
टीम 3 इस बारे में सोचने लगी और वहां मौजूद लोगों का मानना था कि ये काफी मुश्किल काम है। ये देखना वाकई दिलचस्प था कि बाकी लोग इससे कैसे निपटेंगे, लेकिन उस लड़की को लगा कि किसी को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना तो समझ से ही परे है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मजबूरन 3 लोगों को पीछे ही छोड़ना पड़ेगा, और अगर गौर से देखें तो पानी का बहाव बहुत तेज है और रास्ता भी काफी चौड़ा है। भला कोई किसी को उठाकर इसे पार कैसे कर सकता है? इस पर मून ने जवाब दिया कि ये कहा गया था कि वे जमीन को नहीं छू सकते, इसलिए वे पानी में तैर कर जा सकते हैं। लड़की उसकी बात से सहमत तो थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने आने वाली चुनौती को देखा, वो चिल्ला उठी कि ये तो पूरी तरह से जाल और खतरों से भरा पड़ा है। और ये जाल तो सिर्फ आधी मुसीबत थे, असली सिरदर्द तो ये था कि आखिर इन फ्लैग्स का क्या किया जाए। भला एकेडमी को ऐसी चीजें मिली कहां से? इन्हें देखकर ही घिन आ रही है। उधर टीम 5 में एमएस यिंग इस रुकावट को देखकर दंग रह गई थीं। हालांकि एकेडमी ऑफ हेवनली वॉरियर्स और पवेलियन ऑफ द हेवनली डीमन के सिखाने के तरीके काफी मिलते जुलते हैं, पर वहां मौजूद प्रतिभागी की राय कुछ अलग थी। उसका मानना था कि ये दोनों किसी भी हाल में एक जैसे नहीं हैं। सैम को इस बात की खुशी थी कि उन्हें सबसे पहले नहीं जाना पड़ रहा है, और सच तो यह है कि वो किसी और का बोझ उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन यून ने एक वाजिब सवाल उठाया कि क्या पहले जाने वाली टीम फायदे में नहीं रहेगी? उनका ग्रुप तो वैसे भी लिस्ट में लगभग आखिर में था। इस पर हां ने समझाया कि दूसरों को जाल में फंसते और आगे बढ़ते देखना ज्यादा बेहतर है, ताकि उन्हें अंदाजा मिल सके कि आगे क्या करना है। वैसे अंधेरी राहों से आई मिस यून इन हालातों को संभालने में दूसरों से कहीं ज्यादा माहिर होंगी। हालांकि यून तीसरे नियम की उस बात को लेकर थोड़ी परेशान थी, जिसमें कहा गया था कि बिना किसी पाबंदी के कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में बुरे लोगों की कोई कमी नहीं है। एक साथी ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि ये सच है, भले ही वे उजाले की राह पर हों, पर वक्त के साथ कुछ लोग गद्दारी पर उतर ही आते हैं। तभी सैम चिल्लाया कि अब उनके जाने का वक्त हो गया है, और वे सब अब तक वहां खड़े क्या कर रहे हैं? यून ने साफ कर दिया कि उनकी टीम में कोई भी किसी और को अपनी पीठ पर लाद कर नहीं ले जाना चाहता। शुक्र है कि ऐसे लोग कम ही हैं जो दूसरों का बोझ उठाने का शौक रखते हों। यहां ऐसे लोग भी बहुत कम थे जो उनसे कोई दुश्मनी पालें, इसलिए अगर वे आखिर में आते हैं तो उसे लगता है कि अभी भी जीतने का एक मौका बचा है। टीम 4 की बात करें तो चांगा ने पहले जाने की सलाह दी, लेकिन हायरन ने अपने भाई को थोड़ा इंतजार करने को कहा। वैसे तो हायरन की बातें अक्सर सही निकलती हैं, पर इस बार शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने रिवन से भी यही कहा कि उन्हें सबसे आखिर में जाना चाहिए। अब रिवन के मन में ये सवाल खटकने लगा कि आखिर ऐसा करने से क्या फायदा होगा। तभी चांगहुन चिल्लाने लगा कि रिवन उन सबसे बिल्कुल अलग है। उसका मानना था कि जब तक ये बेवकूफ और आइस फीनिक्स उनके साथ हैं, वे जितना देर से निकलेंगे खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। हायरन ने जवाब दिया कि बात तो उसकी भी सही है और हालात भी कुछ ठीक नहीं लग रहे, पर जब तक रियुए और उसका भाई चांग साथ हैं, जीत पक्की है। सच तो ये है कि ये खतरनाक माहौल उन्हें और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। उसने चाहा कि रियुन उस पर वैसा ही भरोसा रखे जैसा वो उन पर रखता है, लेकिन रियुन ने फिलहाल बस तमाशा देखने का फैसला किया। ये सुनकर चांगा फिर से चीख पड़ा कि उन्हें हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। फिर वो पार्टिसिपेंट मिस एने की तरफ मुड़ा और पूछने लगा कि आखिर उन्होंने इस पागल इंसान की टीम क्यों ज्वाइन की। क्या इसने उन्हें डराया धमकाया है या कोई और बात है? रीन ने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है, और फिर वो इंतजार करने लगा। तभी अगले कंटेस्टेंट ने कैप्टन से पूछा कि अब आगे क्या करना है। असल में उसे पहली बार इस काम के लिए खास तौर पर चुना गया था। नामगंग ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है उसका नतीजा कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा। जब देखा कि कोई अपनी मर्जी से आगे नहीं आ रहा, तो तय हुआ कि टीम 1 ही सबसे पहले जाएगी। रियुअन इस बात से हैरान था कि हेनवुंग, जिसने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया था, वो अब खुद पहले जाने के लिए तैयार है। जांगहू तुरंत समझ गया कि टीम 1 ही सबसे बेस्ट है। उसने उनसे फालतू की बातें बंद करने और असली वजह बताने को कहा। हेरन ने नोटिस किया कि ब्रदर चैंग, जो हर छोटी बात पर चिढ़ जाता था, आज कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहा है, लेकिन वो ये सब उसी के लिए कर रहा था। तभी स्नोमैन ने बताया कि व्हाइट सॉर्ड ग्रुप की टीम 8 अपनी मर्जी से सबसे पहले जा रही है। हालांकि जांगहू को ये बात समझ नहीं आई कि वो उसके खातिर ये सब क्यों कर रहा है। हेरन ने आगे कहा कि वो पूरी तरह श्योर तो नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कहीं न कहीं इस खेल के नतीजे पर सट्टा लगाया जा रहा है, और इसमें उसका भाई भी शामिल था। हालात एकदम उम्मीद के बाहर लग रहे थे, पर जीत की रकम अब और भी बढ़ने वाली थी। हेरन ने अपने भाई से वादा किया कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो उसे अपनी जीत का 10% हिस्सा देगा, लेकिन चांगा को उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसने पलटकर पूछा कि वे उसे समझते क्या हैं। थोड़ा तो होश में आओ, वैसे भी जुआ एक बीमारी है और बर्बादी का सबसे छोटा रास्ता।
तभी रियुएन ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए कहा कि वो अपने अंकल से सिर्फ आधा हिस्सा ही लेगा। उसने एक बार फिर दोहराया कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट हैं, जिसके तुरंत बाद टीम कैप्टन ने टीम 1 को अटैक करने का सिग्नल दे दिया। दूसरी तरफ व्हाइट सॉर्ड ग्रुप यानी टीम 8 ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। वे सबको ये दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थे कि आइस फीनिक्स के गार्ड्स आखिर क्या कर सकते हैं। वहां लोग जोश में रिन के स्नोबैग का नाम चिल्लाने लगे थे। ये सब देख सुनकर बहन ने उस यंग लेडी एने से कहा कि उसकी जिंदगी वाकई आसान नहीं है, मगर रिन ने साफ कह दिया कि सब ठीक है और उन लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। अचानक टीम 8 के होश उड़ गए, क्योंकि जैसे ही वे पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि किसी पर अटैक हो चुका है। वे चिल्लाने लगे कि ये रूल्स के खिलाफ है, पर कुछ ही देर में वे फिर से अपने काम पर वापस लौट आए। पीछे से बुज़दिलों की तरह हमला किया गया था, लेकिन उस पार्टिसिपेंट को ये देखते ही समझ आ गया कि चाहे वो कितने भी पागल क्यों ना हो, पर ये नियमों का उल्लंघन था। लेकिन जोंगहू ने कहा कि ये नियमों के खिलाफ नहीं था, क्योंकि दूसरों के काम में दखल देने से रोकने वाला ऐसा कोई रूल वहां मौजूद ही नहीं था। सच तो ये है कि वहां सिर्फ 3 ही रूल्स थे, और जब तक उन्हें तोड़ा न जाए सब कुछ जायज था। स्नोमैन ने अपने टीममेट से कहा कि जल्दी करो और ध्यान दो, क्योंकि हर कोई जमीन को छू चुका है और जो झंडा नहीं ले पाएंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जोंगहू ने उस बेवकूफ को समझाया कि बेहतर यही होगा कि बाकी लोग इस बात को थोड़ी देर से समझें, लेकिन उसकी वजह से अब सबको गेम खेलने का सही आइडिया मिल गया है, और जब उनकी बारी आएगी तो यकीन मानो वहां असली तबाही मचने वाली है। अब सवाल यह है कि वो इन एकॉर्न्स का करेगा क्या। टीम 5 के ब्लैक सी ग्रुप वाले पार्टिसिपेंट ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरी टीम को सबसे ज्यादा अटैक झेलने पड़ेंगे। शॉक चिन सच में कमाल के इंसान हैं। आमतौर पर जो टीमें पहले जाती हैं उन पर कोई हमला नहीं करता, क्योंकि सबको अंजाम का डर होता है। लेकिन तभी बहन ने पूछा कि आखिर वो क्या था। उसके बारे में यही बात तो कमाल की है, वो बस पागल है और कुछ नहीं। लेकिन उन्हीं में से एक बंदे ने कहा कि अब उनकी बारी है और उनका रास्ता काफी खतरनाक होने वाला है। तभी उस पार्टिसिपेंट ने मिस यिंग की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या उन्हें अब भी लगता है कि आखिर में जाना ही सबसे सही फैसला था। यू ने जवाब दिया कि हाँ, ये सही था, और फिर पूछा कि क्या कोई किसी दूसरी टीम पर अटैक करना चाहता है। दूसरी टीम की एक मेंबर ने कहा कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, खासकर चौथी टीम के लोग। हुई ये सब सुन रहा था और उसने देखा कि वे लोग इस सिचुएशन के मजे ले रहे हैं। उसे न तो उसकी बात समझ आ रही थी और न ही उसकी। कुछ घंटों पहले चोंगहू उससे मिला था और उसने उसे अपनी या उस बेवकूफ रियुअन की टीम के बजाय मिस यू की टीम ज्वाइन करने को कहा था। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर मुमकिन हो तो हुआ शन समझौतों की मीटिंग के दौरान उसकी हिफाजत करना। लेकिन हुई ने जवाब दिया कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं, पर वो लेडी यू के साथ जुड़ने से साफ इनकार करता है। उसे लगा कि उसे प्रोटेक्ट करने का उसका मिशन पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन चोंगहू नहीं माना। उसका कहना था कि वही इकलौता ऐसा इंसान है जिस पर वो भरोसा कर सकता है, इसलिए वो उसका इनकार स्वीकार नहीं करेगा। इसके बदले में अगर वो मान जाता तो वो उसकी एक बड़ी मुश्किल हल करने में मदद करता। वो पता लगा लेता कि उसके फैन क्लब का हेड कौन है और उसका असली नाम क्या है। हुई अब समझ गया था कि रायुअन और उसके भाई की मंगेतर को एक ही टीम में रखना क्यों गलत था, और शुरू में वैसी नामुमकिन शर्त आखिर क्यों रखी गई थी। उधर यू ने बताया कि उसे बहुत खुशी है कि मिस डॉग गो उनकी टीम का हिस्सा बनी है। हुई को सब समझ तो आ रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसे मना कर देना चाहिए था। तभी ट्रायल से आवाजें आने लगीं कि किसी ने उनके लिए जाल बिछा दिया है। द व्हाइट सोर्ड ग्रुप टीम 8 बुरी तरह फंस चुकी थी। किसी ने गन से इसे जल्दी काटने को कहा, पर गुण ने जवाब दिया कि इसे काटा नहीं जा सकता। असल में द ब्लैक सॉर्ड ग्रुप भी इसी मुसीबत में फंसा था। कमांडर ने चिल्लाकर मिस जोंग से कहा कि वो मिस सीमा के पास वाले जाल को काट दें। पानी से बाहर निकले लोगों ने कहा कि अब समय नहीं बचा है, और वैसे भी टीचर्स उन्हें बचा ही लेंगे, उन्हें बस मदद मांगनी थी। तभी ताओइस्ट ने गौर किया कि उन्हें भारी हथियारों के साथ पानी की एक बहुत ताकतवर लहर का सामना करते हुए रास्ता बनाना होगा। और फिर जाल बिछ चुका था, लेकिन वो नौजवान अपने साथियों को बचाने के लिए फिर से अंदर कूद गया, जो रोशनी की राह पर चलने वाले किसी सच्चे योद्धा की पहचान है। डायरेक्टर भी समझ रहे थे कि ये काम इतना आसान नहीं था। दरअसल वो जाल नीचे एक भारी पत्थर से बंधा हुआ था और उसके रेशे रेशम के थे, जिन्हें किसी मामूली तलवार से काट पाना मुमकिन नहीं था। उधर बड़े बुजुर्ग ने हंसते हुए पूछा कि उस लड़के का नाम क्या हेन अन नहीं था? उनकी यादों में तो वो एक नंबर का आलसी हुआ करता था, लेकिन असलियत में देखो आज वो क्या कमाल कर रहा है। उसे देखकर बड़े बुजुर्ग काफी खुश हुए। तभी एक ने अपनी खाल दांव पर लगाकर जाल को कस के पकड़ लिया और टीम को चिल्लाकर कहा कि जल्दी से इस जाल को काटो। डायरेक्टर इस बात से हैरान थे कि पत्थर से बंधे होने के बावजूद वो लड़का बाहर निकल आया। किसे पता था कि वो इतना ताकतवर होगा? इसी बीच वॉरियर ने नजर डाली और बताया कि पहली टीम तो ठीक है, लेकिन 8वीं टीम का एक बंदा डूब रहा है।
क्या वो सच में उसे वहीं मरने के लिए छोड़ने वाले थे? उधर वो प्रतिभागी पानी में दम घुटने की वजह से छटपटा रहा था और लड़के से माफी मांग रहा था कि वो उसे बचा नहीं सका। लड़का मदद के लिए चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी जान दांव पर थी, पर तभी डायरेक्टर बोले कि ऐसा नहीं था, असल में स्टूडेंट के बाहर होने की पुष्टि करने के बाद वे उसे बचाते और वहां से ले जाते। हालांकि बाकी जगहों पर लड़कों को और भी गंभीर चोटें आ सकती थीं। अगले टेस्ट पर पहुंचते ही उन्होंने खुद को आग की लपटों के बीच घिरा पाया। कैप्टन ने चिल्लाते हुए सबको चकमा देने के बजाय सीधे भागने को कहा, क्योंकि बचने का यही इकलौता रास्ता था। दूसरी टीम के कैप्टन ने भी अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हार मत मानो और बस भागते रहो। अगर वे अंत तक एक दूसरे का साथ देते तो उनके बचने की उम्मीद कहीं ज्यादा होती, और एक लड़के ने भी इस बात की पुष्टि की। सिर्फ इसी तरह वे डीमन सॉर्ड और फ्लेमिंग ब्लेड मेंटर्स को पीछे छोड़ पाते। ब्लैक सॉर्ड की दूसरी टीम हैक ने देखा कि अब उनकी बारी थी इस सबसे गुजरने की। यूल ने जवाब दिया कि अगर कोई आगे नहीं आता तो वे खुद जाएंगे। अब जबकि जानकारी मिल ही चुकी थी तो एक तगड़ी स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी था। सब कुछ परखने के बाद हेरन बोला कि दोनों तरफ से कुल 3 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं और अगला जोन जहरीला है। क्या चैंग इस बात पर शर्त लगाना चाहता था कि अब कितने लोग बाहर होंगे? क्या लोग इसमें फेल हो जाएंगे? जंगहू ने उससे साफ कह दिया कि उसे इस जुए में न घसीटे और ऐसा दोबारा न करे। वैसे भी अगर वे चुपचाप बिना किसी हलचल के रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। पार्टिसिपेंट को पूरा यकीन था कि ज्यादातर जहर अपना असर दिखाने में समय लेते हैं। यहां ऐसे जहर का इस्तेमाल होने की उम्मीद कम ही है जो तुरंत मौत या लकवा मार दे। रायुए ने मिस ना से पूछा कि क्या उसे भी थोड़ा चाहिए, क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन रिन ने मना कर दिया। पार्टिसिपेंट ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, और इस तरह जहर का असर होने के बाद उन्हें डीमन सॉर्ड के मेंटर्स या वाइल्ड प्लम की जेंटल सॉर्ड का सामना करना ही पड़ेगा। रायुए ने उस लड़की से पूछा कि उसे कितना चाहिए, और चूंकि वो तनमुहाई थी तो उसे एक स्पेशल डिस्काउंट मिला। डेट के लिए सिर्फ 1 सिक्का। म्यू ने भी उससे कहा कि अगर कुछ बचा हो तो उसे भी दे दे। उसे खाते देख अब उसे भी भूख लगने लगी थी। नमगून ने गौर किया कि उनके वार काफी दमदार लग रहे थे। क्या वे इससे बेहतर कर पाएंगे? उसने खुद से सवाल किया। तभी पार्टिसिपेंट ने अपनी टीम को चिल्लाकर कहा कि वो और हायो मिलकर सब संभाल लेंगे। मेंटर मेंटोविल को रोकना मुमकिन था। यून ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि वे उन्हें रोक कर रखेंगे और झंडे लेने देंगे। वॉल ये सब देख रहा था और उसने कहा कि ये लोग चिल्ला तो इतना रहे हैं, पर पैरों पर ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे। पहली ही कोशिश में वे चूक गए और वॉल ने बड़ी आसानी से उनके वार को बेकार कर दिया। उनमें से एक ने नीचे से अटैक करने का फैसला किया, जिसे देखते ही वॉल ने उसे चूहा बुला दिया। क्या इसे पता भी है कि ये कर क्या रहा है? वॉल ने देखा कि उस लड़के की गर्दन पूरी तरह खुली हुई थी और उसने अपने स्ट्राइक से इस मौके का फायदा उठाया। उसे लगा कि शायद ये मरना ही चाहता है। एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि उसे यकीन था कि डेमन स्वॉर्ड मास्टर वॉल खुद पर काबू रखना जानते हैं, इसलिए किसी को जान से मारने की जरूरत नहीं थी। वो समझ गया था कि यहां पहुंचते ही हेवनली वॉरियर एकेडमी के छात्र के मेंटर को मारना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है और यह नियमों का उल्लंघन होगा। उन लड़कों ने तुरंत बॉबयू को बताया कि वे कामयाब रहे। ये सुनकर वॉल भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला कि वो एक नंबर का फ्रॉड है और उसे तो मर ही जाना चाहिए। ये कहते हुए उसने उस पर हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे झंडों को उनके असली मालिक मिल गए हों और अब वे वहीं रुकेंगे। सबने मिलकर काम किया और ये वाकई शानदार था। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन जब उसने ये देखा तो उसने दूसरी टीम से कहा कि उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए चालबाजी का सहारा लिया है। पर भाई, वो कोई ऐसा काम चलाऊ वर्कर नहीं है जो इस डर में जिए कि उसे परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी। उस पर ये बातें काम नहीं करेंगी। वो उनके बाल इस कदर झुलसा देगा कि उन्हें मौत से भी ज्यादा दर्द होगा, और कम से कम वो उस स्नोमैन की तरह इतना बेफिक्र होकर तो नहीं रह सकता था। उसने चिल्लाते हुए धमकी दी कि वो उनके शरीर के एक एक बाल जला देगा, यहां तक कि उन जगहों के भी जहां उन्हें लगता है कि बाल हैं ही नहीं। और अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो उसे सीधे तौर पर अटैक करें। उसने लड़कों पर चिल्लाते हुए उन्हें याद दिलाया कि पेड़ों की रखवाली करने वाले मेंटर्स हिल नहीं सकते। दूसरी तरफ स्नोमैन ने कहा कि ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और उन्हें आने दो। वो समझ गया था कि इस कमीने ने फिर से अपना आपा खो दिया है। जितने लोग बाहर हो रहे थे उस हिसाब से औसतन हर टीम से 5 या 6 लोग ही कामयाबी से पास हो पाएंगे। प्रतिभागियों ने आइस फीनिक्स की तरफ चिल्लाते हुए कहा कि अगर उन्होंने उन पर नजर डाली तो वे वहीं पिघल जाएंगे। एमयू का कहना था कि वे पागल हो चुके हैं। वे इस बारे में गाना भी गाने वाले थे और मिस एने को तो अपने कान बंद कर लेने चाहिए। उसने रियून से 2 तारीखें मांगी ताकि कम से कम मिस एने अपने कान ढक सकें। लेकिन अचानक वो हैरान रह गई कि जिनगोना वहां मौजूद नहीं था। नमगुण ने तुरंत टोकते हुए कहा कि इस बारे में न जानना ही बेहतर है। हायरन ने भी पूछा कि क्या रायुन ठीक रहेगा,
और वो समझता है कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। इस पर चांग हू ने उसे चेतावनी दी कि उसके मामले में सेल्फ डिफेंस शब्द का जिक्र तक न करे। ये वाकई अजीब है, और अगर वो वापस नहीं आता है तो ये उन्हीं के लिए अच्छा होगा। वो अपनी जवानी सुकून से जी पाएगा और कोई उसे कर्ज के लिए पीटेगा भी नहीं। साथ ही उनका वो बेवकूफ़ अब खुद को दबने नहीं देगा। सच तो ये है कि उन्हें पिटते हुए देखना काफी दर्दनाक होता है। खैर, इससे पहले कि उनका लीडर यहां पहुंचे, इन आइस फीनिक्स के फैंस से निपट लेना ही बेहतर है। फिलहाल वो बस तमाशा देखेगा। लड़कियों ने भी उस परछाई को देखा और पूछा कि आखिर वहां क्या है। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ जाना पहचाना, थोड़ा अजीब या शायद कुछ कड़वा हो रहा है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि आखिर माजरा क्या है। जबकि शैडो तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा था। हॉक ने भी पूछा कि उसने क्या देखा, पर येल को लगा कि वैसे भी कुछ साफ नजर नहीं आने वाला, इसलिए उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। इसी बीच एल्डर हंसने लगे और उन्हें सही मायने में ये महसूस हुआ कि वो आज बिल्कुल हवा की तरह तेज थे। डायरेक्टर ने यह भी बताया कि वो 3 होली मास्टर्स के फेस्टिवल का विजेता था, जो पिछले कुछ समय से काफी एक्टिव रहा है। उसका सोचने और काम करने का अंदाज थोड़ा हटके था। रियुए किसी तूफान की तरह सबके पास से गुजरा और हाँ ने कहा कि तेजी से मूव करने की ये तकनीक वाकई कमाल की थी। स्नोमैन को भी लगा कि 8वीं टीम के 5 खिलाड़ियों को छोड़ देना चाहिए। अगर एक भी खिलाड़ी बाहर हुआ तो अचानक उसकी आंखों के सामने सभी खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़े। तभी उस लड़के ने अपने सामने डेप्यूटी को देखा और अपने मेंटर से कहा कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्हें फैलकर पीछे से पेड़ की ओर जाना था, लेकिन जब स्नोमैन ने ये देखा तो वो बस स्थिर खड़ा रहा और सिर्फ अपनी तलवार चलाई। अचानक उनमें से एक लड़का पेड़ तक पहुंच गया, लेकिन स्नोमैन एक कदम भी नहीं चल सका। स्नोमैन अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका और जब दूसरा खिलाड़ी भी ये नहीं कर पाया तो स्नोमैन ने उसे दे मारा। उस लड़के ने डिप्टी से पूछा कि वो कैसा है, तो डिप्टी ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे अब जल्दी करके बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए थी। स्नोमैन अच्छी तरह समझ गया था कि जीचोंग और टैंडे दोनों का स्किल लेवल काफी बेहतरीन है, इसलिए अगर वो इस राउंड को पार कर गए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे और स्नोमैन उनमें से एक को बाहर करने के बारे में सोच ही रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों के सामने वो चारों के चारों ढेर हो चुके थे। रियुएन इस बात से थोड़ा चिढ़ा हुआ था कि वो दोनों उससे पहले ही आगे निकल गए। उसे लगा कि काश वो थोड़ा और तेज भागा होता। तभी उस लड़के ने डिप्टी से पूछा कि आखिर वो कर क्या रहा है, क्योंकि अब उनकी टीम की बारी थी। लेकिन वो तो डरपोक की तरह यहां उन पर अटैक करने आ गया था। उस लड़के ने मेंटर पर चिल्लाते हुए कहा कि इस बदतमीज ने नियम तोड़े हैं, मगर स्नोमैन ने साफ कह दिया कि इसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए सब कुछ कायदे में ही था। स्नोमैन ने अपनी घड़ी की ओर देखा, समय खत्म हो चुका था। 8 टीमों में से अब बस 2 ही बची थीं। जी को बहुत गुस्सा आया और उसने रियुए का नाम चिल्लाते हुए धमकी दी कि वो उसे इस बात की सजा जरूर देगा। रियुएन बस मुस्कुराया और बड़े आराम से बोला कि देख लेंगे। या फिर जी को लगा कि उसका वो बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर जैसे चेहरे की नसें ही खिंच गई हों, सामने वाला डर जाएगा। क्या वो बंदा सच में उसे जान से मारना चाहता था? जी उसकी तरफ बढ़ा और चिल्लाकर बोला कि वो उसे आज खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन रियुएन पीछे मुड़ा और जवाब दिया कि कमजोर दिल वाले इतना बड़ा खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे तो डर लग रहा था और बस वहां से दुम दबाकर भागने की जरूरत थी। बाकी सब तो ये देखकर दंग रह गए और ये कमजोर दिल वाली बात सुनकर सोचने लगे कि क्या ये सच में उनके सीनियर क्लासमेट ही हैं। उसे ये भी लगा कि औसतन हर टीम में 5 या 6 लोग तो बचने ही चाहिए थे। उसने सिर्फ 4 ही छोड़े ताकि वो उस स्नोमैन से ज्यादा खतरनाक दिख सके, पर उस छोटे शैतान की वजह से उसकी साइड कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नजर आ रही थी। टीचर ने टीमों को दूसरा राउंड शुरू करने का इशारा किया और कहा कि अगर कोई खुद आगे नहीं आता तो दूसरी और छठी टीम मुकाबला करेगी। हाँ, ये सब देख रहा था और बोला कि इस उम्र के बच्चे भी कितने जुनूनी होते हैं। रियुए अभी भी दौड़ रहा था और उसने जी से पूछा कि भाई, तू बार बार इन जालों में क्यों फंस जाता है? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये कर भी पाएगा या नहीं। वो उसे डराने की कोशिश कर रहा था या शायद बात कुछ और ही थी। जी लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच वो उस आदमी पर चिल्लाया कि अपना मुंह बंद रखे। रियुएन रुका नहीं और उसने उस शख्स से सवाल किया कि आखिर वो इतनी रफ्तार से भाग क्यों रहा है। कहते हैं ना, जुनून बड़ी डरावनी चीज होती है। हायरन ने अपने भाई छन से पूछा कि आखिर उस बेवकूफ ने ये क्यों कहा कि उसे डर लग रहा है। छन होंग ने जवाब दिया कि बस आज का दिन ही कुछ ऐसा है, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। तभी टीचर ने टीम नंबर 2 और 6 को टेस्ट शुरू करने का निर्देश दिया, लेकिन वहां खड़ी लड़की ने कैप्टन की तरफ देखा और उसे लगा कि ये सब किसी पागलपन से कम नहीं है। उसे इतना पसीना क्यों आ रहा था? नमगून ने बस इतना कहकर बात टाल दी कि मौसम ही बहुत गर्म है। वैसे रियुएन यहां भाग रहा है।
पर मिस एने, क्या सब कुछ ठीक रहेगा? हायरन ने दो टूक जवाब दिया कि उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, उसे जितना भागना है भागने दो। दूसरी तरफ रियू एन ने जी से कहा कि वो उसका पीछा न करे, पर जी ने भी ठान लिया था और जवाब दिया कि अब जब वो इतनी दूर आ चुका है तो उसे इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देगा। तभी अचानक किसी का ध्यान गया कि रियू अन ने जानबूझकर अपनी रफ्तार कम कर दी है। हायरन को लगा कि शायद उसके पैर में खिंचाव आ गया है, पर जंगहू बार बार यही कह रहा था कि ये कोई मामूली क्रैम्प नहीं है। नमगून मन ही मन दुआ करने लगा कि जो वो सोच रहा है सच में वैसा न हो। तभी जी बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया और उस पर हमला करते हुए चिल्लाया कि रायुए को मर जाना चाहिए। लेकिन रियूएन भी कम नहीं था, उसने फुर्ती से वार बचाया और मिस एने के पीछे जाकर छिप गया ताकि वो उसे बचा सके। जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई एक महिला के पीछे छिपने की। उसने उसे तुरंत बाहर आने को कहा, लेकिन रायुए ने जवाब दिया कि उसके हाथ में चोट लगी है, इसलिए मजबूरन उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सुनकर रिन ने टोकते हुए कहा कि जख्म तो बिल्कुल भी गंभीर नहीं लग रहा, या फिर बात कुछ और ही है जो दिखाई नहीं दे रही। रियूएन कहने लगा कि उसकी वजह से किसी जानलेवा घाव के लक्षण जैसे खून बहना, चक्कर आना, बुखार, सिरदर्द या दांत में दर्द जैसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो पूरी तरह ठीक था। एक अन्य प्रतिभागी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसे लक्षण तो तब होते हैं जब पूरा हाथ कट जाए, न कि तब जब चींटी की पूंछ जितना जरा सा कट लगा हो। और वैसे भी ये दांत दर्द की बात कहाँ से आई? क्या उसके हाथ में मसूड़े निकल रहे हैं? नमगून को दरअसल यही लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था और शायद इसीलिए उसने ऐसा किया। जब नामगंग से वो सवाल पूछा गया तो उसे लगा कि ये सब देखना वाकई शर्मनाक है। ये बंदा इतना ढीठ है कि इसमें कमजोरी का नामो निशान तक नहीं दिखता। और क्या इसे सच में लगता है कि इसकी ये घटिया हरकत काम कर जाएगी? जी ने तुरंत उस यंग लेडी से कह दिया कि ये लड़का उसके करीब खड़े होने के लायक भी नहीं है। अगर वो पीछे हट जाए तो जी खुद उससे निपट लेगा। लेकिन रिन ने अपनी तलवार निकाल ली और साफ कह दिया कि पीछे उसे हट जाना चाहिए। उसने चेतावनी दी कि अगर वो और करीब आया तो वो उसे टुकड़ों में काट देगी, और वो ये भी चाहती थी कि आज के बाद वो और उसके लोग कभी भी उसके रास्ते में न आए। जी एकदम हैरान रह गया और पूछने लगा कि वो अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है। क्या वो वाकई इस कमीने के लिए अपना दिल खोलना चाहती है, जबकि उसने तो पहले कभी उनसे इस तरह बात तक नहीं की थी। रिन ने जवाब दिया कि पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही उसे उनसे कुछ कहने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन अब वो उन्हें वार्निंग दे रही है कि अगर वो करीब आए तो वो अटैक कर देगी। जी ने कहा कि वो अभी के लिए तो पीछे हट रहा है, पर किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही होगी। रियूएन ये देखकर हैरान था कि एमएसएनए ने उसके लिए अपनी तलवार उठाई थी, हालांकि उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता था। कौन ज्यादा ताकतवर था ये कहना मुश्किल था, पर उनके बीच एक गहरी दुश्मनी की दीवार खड़ी थी। उधर रिन ने उसे साफ चेतावनी दे दी कि अगर उसने एक शब्द भी और बोला तो वो उसे भी चीर कर रख देगी। ये सब देखकर एक पार्टिसिपेंट ने कैप्टन को बताया कि आइस फीनिक्स उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हायरन ने हैरानी जताते हुए पूछा कि ये अचानक कमजोरों जैसी हरकतें क्यों करने लगा है। उसने रायुइन से सवाल किया कि क्या उसका वो भयानक जख्म अब भर गया है। वैसे भी उन्हें संभल कर रहना होगा, वरना अगला नंबर उनका ही होगा। चांगा ने जानकारी दी कि सेकंड टीम अपना काम खत्म कर चुकी है और थर्ड टीम अब आगे बढ़ गई है, मतलब अब उनकी बारी थी। लेकिन तभी हायरन रुक गया और बोला कि जब रायुइन बाहर जा ही रहा है तो क्यों न वो भी इस ट्रिप पर साथ चले, आखिर किसी को कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना। रायुइन ने भी मौके का फायदा उठाकर उससे पूछ लिया कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। उस बंदे ने जवाब दिया कि वो उस इंसान की हिफाजत करने जा रहा है जो अभी बाहर निकलने वाला है। इतने में नामगुए ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया और साथ चलने की जिद पकड़ ली। ये देख चांगुन बेचारा उदास हो गया। उसे लगा कि उसकी लाइफ एकदम बोरिंग और तन्हा हो गई है और इस सब के पीछे रायुइन का ही हाथ था। खैर, कम से कम अब गेम दोबारा पटरी पर तो आएगा। पार्टिसिपेट करने के बाद कहानी में अब नया मोड़ आने वाला था। हक और बाकी सब आराम करने लगे। उस बंदे ने तो कह ही दिया कि ये इतना मुश्किल था कि उसे लगा वो मर ही जाएगा। अच्छा हुआ कि टूर खत्म होने के बाद सुस्ताने के लिए कोई जगह मिल गई। योन ने भी जवाब दिया कि इस तरह लेटना वाकई सुकून भरा है। उसे नहीं लगा था कि उनकी टीम इतनी सफल होगी। आखिर किसे पता था कि ये लोग इतने टैलेंटेड निकलेंगे। हक ने बताया कि उस स्वॉर्ड डीमन की वजह से ह्यून जून आखिरी कुछ मिनटों में गिर गया था। किसी इंसान को अपनी पीठ पर लादकर मास्टर के बगल से चुपचाप निकल जाना कोई मजाक नहीं है। तो अब हालात ये हैं कि यहाँ कम उम्र की लड़कियों के दीवानों का एक पागल सा क्लब बना हुआ है। योंग ने कहा कि लड़कियों ने उनका पीछा किया और उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि बेचारे लड़के जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। उनकी फुर्ती और स्टैमिना का कोई मुकाबला नहीं था
और इस बार हक का योगदान सबसे ज्यादा रहा। सच में ये कमाल की स्ट्रैटेजी थी। हाक हंसा और बोला कि वो भिखारियों के गिरोह से है, इसलिए ये सब मुमकिन हो पाया। उसी पल हाक मास्टर के सामने खड़ा हो गया और रहम की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि उसकी माँ 80 साल से ऊपर की है और उसके खरगोश जैसे प्यारे बच्चे हैं, पर असल में वाल ने उसे छिपा लिया था। वह उसे पागल और दीवाना कहते हुए पूछने लगा कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसने पहले भी ऐसे कई भिखारी देखे थे। इसी बीच बाकी लड़कों ने भी उसका पीछा किया और सारे झंडे झपट लिए। हैक समझ गया था कि वो महज एक साधारण भिखारी है, लेकिन येन ने अपनी चोरों वाली फितरत दिखा ही दी। क्या वो ग्रीन फॉरेस्ट के उन 72 गांवों में से किसी एक से था? इस पर ए ने जवाब दिया कि उसका परिवार अक्सर उन लोगों के साथ उठना बैठना रखता है, बस वहीं से उसने हाथ की सफाई के कुछ पैंतरे सीख लिए थे। चोंग ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया और सीधे स्नोमैन पर अटैक कर दिया, जबकि बाकी लोगों ने पेड़ के पास जाकर उसे छू लिया। हर कोई बेहद खुश था और मदद के लिए एच उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। हालांकि कुछ लोग काफी गुस्से में थे और पूछ रहे थे कि क्या किसी और के पेड़ को छूना सही है। हैक ये सोचकर हंसने लगा कि उन्हें शायद इस बात की चिंता थी कि दूसरे का पेड़ छूने पर उन्हें गिना भी जाएगा या नहीं। छठी टीम को शायद बुरा लगा हो, लेकिन उनकी वजह से बाकी सब बड़ी आसानी से पास हो गए। येन ने यह भी समझाया कि ये परीक्षा सिर्फ मार्शल आर्ट्स की नहीं, बल्कि हाजिर जवाबी और दिमाग चलाने की भी थी। वैसे भी उनकी वजह से मेंटर इतने उलझन में पड़ गए कि आखिरकार छठी टीम भी पास हो गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग का भी इसी तरह अनुवाद करूं? टेस्ट पास हो गया और हॉक भी इस बात से सहमत था। इस बार ब्लैक स्वॉर्ड ग्रुप की तीसरी टीम और व्हाइट स्वॉर्ड ग्रुप की 10वीं टीम की बारी थी। उसने बाकी सबको भी उनका उदाहरण देते हुए टेस्ट पास करने को कहा। येन बहुत हैरान था और उसने पूछा कि वो अचानक यहां कैसे आ गया। हॉक ने मजाक में कहा कि शायद उसे वॉशरूम जाने की जल्दी होगी। वैसे हमारा मददगार पिकनोज ड्रैगन भागते हुए भी काफी कूल लगता है। लेकिन उस लड़के ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा कि सीनियर क्लासमेट और आप लोगों की वजह से अब सबको गेम की कमियां समझ आ गई हैं। अब तीसरी और 10वीं टीमें उसी हिसाब से जवाब देंगी। और चूंकि पिछला ड्रैगन जा रहा था तो बाकी भी निकल पड़े। हॉक ने फिर उससे पूछा कि आखिर वो यहां कर क्या रहा है और क्या कुछ भूल गया है। उस बंदे ने जवाब दिया कि ग्रुप की तीसरी और 10वीं टीम में ज्यादातर लड़कियां हैं। क्या ये हम जैसे अकेले लोगों के लिए उनकी नजरों में अपनी जगह बनाने का शानदार मौका नहीं है? इतना कहते ही उसने बालकनी से छलांग लगा दी और बोला कि वो इसे जरूर ट्राई करेगा। हॉक ये देखकर दंग रह गया कि वो लड़कियों की मदद करना चाहता था, जबकि वो लड़कियां खुद अपने हाथों से चट्टाने तक तोड़ सकती हैं। खाली हाथ ही सही, पर क्या सच में उन्हें मदद की जरूरत है? मगर योन ने पूछा कि क्या कैप्टन नमगुण की मदद लेना फायदेमंद नहीं होगा? जीरे की ब्लैक स्वॉर्ड के तीसरे ग्रुप ने नमगुण से कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस बंदे ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है। दूसरों की परवाह करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस अब अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना था। लड़की ने पूछा कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, और ये बात सिर्फ उनकी टीम पर ही लागू नहीं होती थी। सच तो ये है कि पार्टिसिपेंट ने जवाब दिया कि दूसरों की मदद करना रूल्स के खिलाफ नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। तभी एक लड़का अचानक लड़कियों के पास आया और बोला कि वो उन्हें अपनी पीठ पर उठा लेगा, पर लड़कियों ने मना कर दिया। लेकिन जब उनकी अपनी टीम का एक लड़का आया और पूछा कि क्या वो उसे भी मना कर देंगी, तो वो इसलिए आया था क्योंकि उसे लगा कि वो उन लोगों की मदद कर सकता है जो पहले ही साथ आ चुके हैं। ये देखकर दुख होता है कि उन्होंने उसे भी उन जवान लड़कियों के फैन क्लब वाले लड़कों की कैटेगरी में डाल दिया, और अगर उसकी जरूरत नहीं है तो वो बस वहां से चला जाएगा। लड़की उस पर चिल्लाई और पूछा कि वो जा कहाँ रहा है। अब जब वो आ ही गया है तो उसे उन्हें जल्दी से ले जाना चाहिए। वैसे भी कोई शाओलिन के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। उड़ान स्टूडेंट के साथ भी उन्होंने वैसा ही बर्ताव किया जैसा वो उन जवान लड़कियों के फैन क्लब के मेंबर्स के साथ करते थे। बाकी लड़कों ने शिकायत की कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। उनकी बात सुनकर ये सब वाकई काफी ज्यादा लग रहा था, और सच कहें तो उनकी परेशानी समझ में भी आ रही थी। तभी वो लड़का दौड़कर आगे गया और सबको बताया कि इस तरफ ट्रैप्स कम हैं तो वो अपना रास्ता जारी रख सकते हैं। उस पल एल्डर जोर से हंसे और बोले कि ये राउंड तो जोश और गर्माहट से भरा हुआ है। वैसे भी इस उम्र में सबका खून उबल रहा होता है तो ऐसी गर्मी होना लाजमी है। डाउस ने जवाब दिया कि ड्रैगन तो भागता हुआ आ गया, लेकिन डायरेक्टर की बेटी अभी तक बाहर नहीं आई है। पर डायरेक्टर को पूरा भरोसा था और उन्होंने कहा कि वो भी बस अब बाहर आती ही होगी। अचानक पार्टिसिपेंट्स कहने लगे कि मिस पंग अभी भी पानी से बाहर नहीं निकली हैं। क्या उन्हें वहीं छोड़कर आगे निकल जाना ठीक रहेगा? ज़ारेन ने जवाब दिया कि जब वहां ड्रैगन मौजूद है तो सब ठीक ही होगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मिस जिनसोल वहां ऊपर आराम से हैं? सोल ने बताया कि सब कुछ बहुत शानदार है। पूरे 10 साल में पहली बार कोई उन्हें अपनी पीठ पर उठा रहा था। ये बिल्कुल लकड़ी के घोड़े की सवारी करने जैसा लग रहा था।
हेरॉन ने हंसते हुए कहा कि बात तो सही है, पर अगर वो चाहे तो वो उसे बिल्कुल वैसे ही उठाकर ले जा सकता है जैसे जुन हो ले गया था। इधर हो ने अपने उस मसीहा का शुक्रिया अदा किया जिसने सब कुछ शुरू होने से पहले ही उसकी मदद की थी। उस बंदे ने जवाब दिया कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। वैसे उसने सोचा नहीं था कि उसे इस स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा, पर अब उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर जू और मिस पंग अभी तक वहां पहुंचे क्यों नहीं। क्या वे पानी में ही खत्म हो गए? बाकी साथियों ने मिस पंग को बताया कि वे सूखी जमीन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पंग को पानी के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे पानी में जाने के लिए मजबूर क्यों किया गया। हालत ये थी कि अगर वो अपनी फेमिनिनिटी वापस पाने वाली स्पिरिचुअल टेक्निक को नहीं छोड़ती तो वो तैर तक नहीं सकती थी, और अगर उसके शरीर के साथ उसके भारी भरकम हथियार का वजन भी जोड़ दिया जाए तो ये 400 किन से भी ज्यादा बैठता है। वो बेचारी सदमे में थी। उसे लगा कि अगर ये सपोर्ट उसका वजन नहीं झेल पाया तो खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि अब उसका दम घुट रहा था। आखिर उसकी लाइफ इतनी क्यों बदल गई है? पिछले कुछ समय से उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? उसने सोचा कि शायद उसे अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तभी अचानक जी उसके पास पहुंच गया और उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। जब पेन ने उसे देखा तो वो एकदम हैरान रह गई, पर उस लड़के ने उसकी काफी मदद की और उसे पानी से बाहर खींच लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से जी की जान जाते जाते बची थी। उसे अपनी गोद में उठाते हुए उसने देर से आने के लिए माफी मांगी और बताया कि अब हाथ में बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, इसलिए अब वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी, बस उसे कसकर पकड़े रहना था। उसे बस यही उम्मीद थी कि पिकोनोस ड्रैगन कहीं 400 किन्स के वजन के नीचे दबकर दम न तोड़ दे, क्योंकि उसने उसे एक स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल किया था। वैसे अगर वो मर भी गया तो इसमें गलती उसी की होगी। जी अब खड़ा हो रहा था और उसे महसूस हुआ कि उसका वजन उसे जमीन पर टिकाए रखने के लिए काफी था। फिर भी उसकी 9 मांसपेशियों और मेरिडियंस का तालमेल वाकई कमाल का था। खैर, जो भी हो वो खुश था कि उसने मदद की, क्योंकि उसे डर था कि शायद वो उसे वक्त रहते ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी बेरीज पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि ये सब उन खजूरों का कमाल था जो नीचे गिरे थे और उसे रास्ता दिखा रहे थे। और जिस तरह के हालात दिख रहे थे, साफ था कि ये रियूएन के स्टूडेंट का ही काम है। उसे इस बारे में पूछना ही होगा। मदद करने के बाद रिन ने रियूंग के इरादों पर सवाल उठाया। उसने कहा कि हमला करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं लग रही थी, तो फिर पानी में खजूर फेंकने का क्या मतलब था? रियूंग ने जवाब दिया कि कभी कभी ये छोटे से खजूर भी किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। तभी एमएस यून ने भी उससे एक मांगा और ऐसा लग रहा है कि अब चौथी टीम की बारी है। साथ ही उन्होंने इच्छा जताई कि जब यह स्टेज खत्म हो जाए तो रियूएन का स्टूडेंट उनकी टीम में ट्रांसफर हो जाए। रियूएन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि ये उसके लिए बड़े सम्मान की बात होगी और वो उनकी बात सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। मगर उस लड़की ने टोकते हुए पूछा कि आखिर उन्हें इस चालाक और बदतमीज इंसान को काम पर रखने की क्या जरूरत है? वे उसके बिना भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। यून ने माना कि ये सच है और 4 गॉड्स टीम के चारों मेंबर्स काफी काबिल हैं, लेकिन पेंच ये था कि वहां 5 झंडे थे और उन चारों में से कोई भी अपने टीममेट को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने को तैयार नहीं था। उदाहरण के तौर पर एमएस डॉग गो उसे उठाना नहीं चाहती थी और उनकी बात सही भी थी। वैसे भी वो खुद नहीं चाहती थी कि कोई लड़का उन्हें इस तरह उठाए, इसलिए वे तीनों भी इस दौड़ से बाहर हो गए। इस बात पर हुई ने उसे साफ मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल मत करना। चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि आखिर उसके पास वो था। लेकिन यू ने तय किया कि अगर उनमें से कोई भी एक दूसरे को उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मिस्टर मोएन जीत जाएंगे। तभी सम बातचीत में शामिल हुआ और बोला कि हुई को बुलाने से भी समस्या हल नहीं होगी। जब उसने लड़कों को लड़कियों की मदद के लिए दौड़ते हुए देखा तो उसके मन में भी यही ख्याल आया था। हालांकि रियूएन का छात्र उस तरह का इंसान नहीं है जो किसी को अपने कंधों पर बिठाए, और चूंकि इसका आइस फीनिक्स से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मिस यिंग बस अपने पैसे बर्बाद कर रही होंगी। यू ने जवाब दिया कि उसे उससे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। वो एकेडमी का सबसे बड़ा अपराधी था, इसलिए उसे यकीन था कि वो फ्लैग रिस्ट्रिक्शन से बचने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। मगर सामू को जिज्ञासा हुई कि हुई का कानून तोड़ना इन फ्लैग्स से कैसे जुड़ा है, और क्या इस वक्त मिस यू के पास उसे काम पर रखने के लिए पैसे भी हैं? इस पर यू ने उससे पूछा कि अगर वो उसे पूरा स्टेज आराम से पार करने में मदद करे तो एक गोल्ड लियांग के बारे में क्या ख्याल है, और अगर उसने उसकी टीम के सभी सदस्यों की मदद की तो वो उसे ऊपर से एक और लियांग देगी। लेकिन रियूएन ने कहा कि ये कोई गंभीर बात नहीं थी और वो बस मजाक कर रही थी। हैरानी की बात है कि बेहद कंजूस चांघा ने कहा कि ये ऑफर किसी आम इंसान के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर उसके लिए नहीं। क्या वो इससे बेहतर डील पा सकता था? तभी रियूएन ने अपने चाचा को टोकते हुए कहा कि इतनी खराब बिजनेस समझ के साथ तो बेलफ्लावर की जड़ भी उन्हें बचाने में मदद नहीं कर पाएगी, और इसके लिए तो 5 क्या 20 लायंस भी कम पड़ेंगे।
यूं ये सुनकर हैरान रह गई और उसे एहसास हुआ कि इन दोनों को ही काम पर रखना ज्यादा सही रहेगा। उसने पूछा कि अगर इन दोनों के लिए 5 लायन सोना दिया जाए तो कैसा रहेगा। उसका इरादा था कि 3 लायंस खुद की सुरक्षा के लिए और 2 लायंस बाकी लोगों के लिए दे दिए जाएं। इस पर रियुए ने जवाब दिया कि वो अपने उसूलों के खिलाफ जाकर उन्हें एक बड़ा डिस्काउंट देगा। आखिरकार वे इस बात पर राजी हुए कि अकेले मिस एने के लिए 5 लायंस दिए जाएंगे और वो सब सिर्फ उसके हिस्से में आएंगे। तभी चांगहुन अचानक बोल पड़ा कि वो भी शुरुआती शर्तों से पूरी तरह संतुष्ट है। यू ने तुरंत कहा कि वो रियुए के स्टूडेंट के इस एहसान का बदला बाद में चुका देगी और साथ ही पूछा कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकती है। बदले में मिस एने का साथ पाकर उसे लगा कि भविष्य में वे एक साथ वक्त बिता पाएंगे। काफी समय साथ बिताने के बाद चांगहा को एहसास हुआ कि वो बात करने के लिए एक खास वॉइस ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। उसने देखा कि उसके होंठ भी नहीं हिल रहे थे। फिर ये सब हो कैसे रहा था? तभी रियून ने जवाब दिया कि उसे वाकई इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इसे एक इंटेंजिबल एसेट की तरह देखने का समय आ गया है। यू ने उसे अपनी टीम के साथियों का ख्याल रखने की इजाजत भी दे दी। तभी गोह ने अचानक उससे पूछ लिया कि वो आखिर उससे क्या बातें कर रही थीं और ये सब कर ही क्यों रही है। आखिर उसने खुद भी तो हाल ही में अकादमी ज्वाइन की थी और इस टीम के सदस्यों से पहली बार मिल रही थी। ऐसे में उसकी ये हद से ज्यादा दरियादिली उसकी नीयत पर शक पैदा कर रही थी। यू ने सफाई देते हुए कहा कि हुआ शन समझौतों की मीटिंग से पहले उसे यहां ज्यादा से ज्यादा सहयोगी जुटा लेने चाहिए। आखिर हेवनली डेमन पवेलियन में सैकड़ों लोग उसकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं और जब बात अपनी जान बचाने पर आ जाए तो इंसान हर मुमकिन कोशिश करता ही है। और वैसे भी गो यहां खुद चलकर आई थी और भले ही उसने कुछ कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसने ये सब एक अजनबी की फिक्र में ही कहा था। और ऐसा लगता है कि मिस डॉग गो वो बहुत अच्छी इंसान थी। क्या वो उसे और बेहतर तरीके से जान सकती थी? गो थोड़ा डर गया और उसने उसे पीछे हटने को कह दिया। चांगहुन को एहसास हुआ कि वो वाकई में काफी अलग थी। हालांकि शायद इसीलिए डार्क अलायंस के हेड ने उसे अपनी बेटी बनाकर यहां भेजा था। लेकिन रायुइन ने सुझाव दिया कि वो खुद इसे सुलझा ले, क्योंकि जब बात पैसों की हो तो सब कुछ साफ होना चाहिए। वो उसे आधे पैसे दे देता और बाकी के खुद के पास रख लेता। चांगहुन चिल्लाने लगा कि 1 और 9 का अनुपात बहुत ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत था। तभी अचानक एक पार्टिसिपेंट चिल्लाया कि वो कामयाब हो गए हैं। वो लड़का भी हैरान था और उसे लगा कि वे लोग काफी कूल थे। लेकिन लड़की ने पूछा, कूल से तुम्हारा क्या मतलब है? जो तुमने अभी देखा उसके बाद क्या तुम बस इतना ही कह सकते हो? वॉल उन बेवकूफों पर चिल्लाया कि सब एक साथ अटैक करें और आज वो उन्हें चबाकर थूक देगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसके ठीक सामने सगाई करने की? क्या उन्हें सच में लगा था कि वो ऐसी चालाकियों से बच निकलेंगे? इसी बीच टीम 10 के मेंबर्स हुई के पास पहुंचे। अपना डिफेंस करते हुए उसने कहा, उन्हें लगा कि वे बहुत डरपोक थे और उनका मन तो उन्हें बस झंडे थमा देने का था। एक प्रतिभागी ने उनसे पूछा कि क्या ये सच है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। खैर, बाकी जो चाहें वो करें। हायरन ने कहा कि उन्हें झंडों की जरूरत नहीं थी, पर बाकी लोग ठीक थे। सोल का भी मानना है कि उनकी तालियां उनके योगदान के लिए हैं, लेकिन वो चिल्लाया कि उसे लगा था वे इंसान हैं, पर वे तो कॉकरोच निकले और वे सभी नीच छोटे कॉकरोच हैं। और अगर वे सोचते हैं कि जोड़ियों में बंटकर वे जो चाहें कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन प्रतिभागी ने अपने लोगों से कहा कि वे चिंता न करें और वो एक ताओवादी है, इसलिए वो किसी के साथ जोड़ी में नहीं है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि बातें करना बेकार है और आपको अपने ऊपर पानी डालना होगा। मेंटर की हालत ऐसी है कि अब उनसे बात करना नामुमकिन है। उसने उन्हें धमकी दी कि आज वो आग से सबको स्टरलाइज कर देगा और साथ ही उनके शरीर के सारे बाल हमेशा के लिए हटा देगा। सब कुछ ठीक हो जाता अगर दोनों टीमें, उन दोनों ने मिलकर एक ही मेंटर पर हमला कर दिया। और सच तो ये है कि आग वाली तलवार वाले मेंटर को चुनना ही बेहतर था, क्योंकि आप लकड़ी को जला नहीं सकते। ह्यून चिल्लाया कि वे भी आ रहे हैं। उसे लगा कि उसने महान मेंटर के साथ जाने का अपना सुनहरा मौका गवा दिया है। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की खिलखिलाकर हंसी और उसने इसे एक मजाक समझा। हालांकि उसे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं वो अपने पिता का अनादर न कर दे। खैर, अंत में सब कुछ ठीक रहा। मिसेस पैंग ने भी उस लड़के पर चिल्लाते हुए कहा कि रास्ते से हट जाओ और बीच में टांग मत अड़ाओ। या फिर क्या वो चाहता था कि मेंटर की वो आग उगलती तलवार उसे सबक सिखा दे? चोंग ने जवाब दिया कि उसकी ऐसी कोई खास इच्छा तो नहीं है, पर साथ ही वो उसकी ढाल बनकर खड़ा रहना चाहता था। सॉल ने मिस्टर हेरन से पूछा कि क्या वो उसे सीधे उसी पेड़ के पास ले जाएंगे। हेरन ने पलटकर कहा कि अगर उसने सब कुछ सही से किया तो वे उसकी उग्र ऊर्जा का जलता हुआ स्वाद तक चख पाएंगे। वो गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाने लगा कि ये पड़ोस के घटिया कॉकरोच आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत कि वे ऐसा काम करें।
क्या वो उसे किसी पालतू कुत्ते या बर्फ के पुतले जैसा मासूम समझ रहे थे? स्नोमैन ने यह भी नोटिस किया कि स्टूडेंट्स काफी समझदार थे। उसने सोचा कि वो जितना चाहे उतना गुस्सा कर सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि एवरेज के हिसाब से हर टीम से 5 लोगों को तो पास होना ही था। उधर स्टूडेंट्स ने भी हार नहीं मानी और चिल्लाने लगे कि वे सब मिलकर अटैक कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। उसने भी पलटकर जवाब दिया कि वे सब एक साथ हमला करें और चाहे ये पेड़ जले या न जले वो उन सबको तबाह कर देगा। वैसे मेंटर की ये फ्लेमिंग ब्लेड वाकई गजब है। तभी अचानक वो मुड़ा और उसने देखा कि वे बदतमीज स्टूडेंट्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो खुद को रोक नहीं पाया और अपनी सारी लपटें उन पर छोड़ दी, लेकिन इस चक्कर में तीसरी टीम की मदद करने वाले स्टूडेंट्स बुरी तरह घायल हो गए। चोंग ने मिस पेंग के पास जाकर कहा कि उनकी स्लीव्स थोड़ी जल गई हैं और उनसे पूछा कि क्या वो ठीक हैं। पेंग उस पर चिल्लाने लगी कि वो उससे दूर रहे और उसे पागल तक कह दिया। इस अफरा तफरी में तीसरी और 10वीं टीम से एक मेंबर बाहर हो गया। हालांकि सिर्फ उनके कपड़े और बाल ही जले थे, फिर भी ये एक हार ही थी। मिसेस टैंग को लगा कि ये सब बहुत बुरा हुआ। उनमें से कुछ को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी इंसानियत ही खो दी हो। उसे जरा इन्हें देखने तो दो। उस घायल छात्र का कहना था कि वो वहां अपनी शादी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए गया था, पर अब जब सब कुछ खत्म हो गया था तो वो इस बात से परेशान था कि अगर वो गंजा हो गया तो क्या करेगा। हेरन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसका सिर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है और जल्द ही वो फिर से एक हेल्दी और अट्रैक्टिव लड़का बन जाएगा। लेकिन नमगुण की दिमागी हालत को ठीक करना इतना आसान नहीं था। नमगुण ने उसे बाहरी कपड़ों के लिए शुक्रिया कहा, पर उसके मन में एक सवाल अब भी था कि उस आग की लपटों ने उसे नीचे कूल्हों तक क्यों झुलसा दिया। वहीं दूसरी तरफ रेन ने भी उसे पहली बार थप्पड़ जड़ दिया था। चांगहू ने रायू अन को बेवकूफ कहते हुए साफ कर दिया कि वो अब दखल नहीं देगा, इसलिए जीतने के लिए जो बन पड़े वो करो। उन सभी को लड़कर अपना रास्ता बनाना था। रायू अन ने जवाब दिया कि शायद उसने जो कहा वो उसे लेकर सीरियस नहीं था। इस बीच एमिशन में उसके साबू काफी असंतुष्ट थे। उनका कहना था कि ये सब कुछ महीनों तक चलना चाहिए था, लेकिन ये तो अभी से खत्म हो गया। सेवक ने उन्हें बताया कि पेंशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद इस साल की ये पहली खास छुट्टी है, इसलिए उसने सबसे अच्छी क्वालिटी की 5 दुर्लभ शराब की बोतलें तैयार की थीं ताकि वो उनका आनंद ले सकें। कई महीनों से यही चल रहा था। उसका जन्मदिन 15 मई को आता है और वो उसे बधाई देता है। साबू काफी परेशान था क्योंकि उसका जन्मदिन बहुत ही बेकार रहा और उसने एक बदतमीज बच्चे को पाला था। लेकिन नानशांग में शैडोलेस स्क्वाड की ब्रांच में काम जोरों शोरों से चल रहा था। वहां एक बंदे ने बताया कि गोलकीपर गेम के पहले राउंड में चौथी टीम की जीत की संभावनाओं का हिसाब लगा लिया गया है। दूसरे ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने कप्तान की चौथी टीम की जीत के ऑड्स से शुरुआत करें। कर्मचारी ने जवाब दिया कि प्रेडिक्शन के हिसाब से विजेताओं का क्रम कुछ इस तरह है: छठी टीम, 7वीं, 8वीं, 10वीं और फिर उनकी चौथी टीम। चौथी टीम के ऑड्स पूरे 6.72 निकले, जिसे सुनकर वो बंदा हैरान रह गया। उसने कहा कि उसे पिकोनोसेक ड्रैगन की छठी टीम और थर्ड शाइनिंग स्वॉर्ड की 7वीं टीम का गणित तो समझ आता है, लेकिन उनके कप्तान साहब तो सिर्फ 5वें नंबर पर हैं। पर भला ऐसा क्यों? उनके पास तो 3 होली मास्टर्स के फेस्टिवल का विनर आइस फिनिक्स भी है। थंडर स्वॉर्ड ड्रैगन उसके साथ था। स्टाफ ने बताया कि अलायंस के डिप्टी हेड की तरफ के लोग व्हर्लविंड स्वॉर्ड वीजी की 8वीं टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं 10वीं टीम में एकेडमी डायरेक्टर की बेटी और होली ब्लेड स्टील पिन पेंग हा रेन की पोती शामिल है। लेकिन दूसरे कर्मचारी का कहना था कि भले ही चौथी टीम के पास आइस फीनिक्स और थंडर स्वॉर्ड ड्रैगन जैसे धुरंधर हों, फिर भी कई लोग उनकी हार का अनुमान लगा रहे हैं और इसकी वजह है क्रेजी स्ट्राइक टसिनिया। पर वर्कर्स ने उन्हें बेवकूफ बताया क्योंकि इस टीम के पास एक ऐसा कैप्टन है जो सबसे बेहतरीन है। बाकी टीमों की ऑड्स बढ़ती जा रही थी। तब कैप्टन ने चौथी, 5वीं और 10वीं टीम की तरफ इशारा किया जो जीतने की दावेदार थीं। तभी अचानक कर्मचारी ने चौंकते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऑड्स 53.52 तक पहुंच गए हैं। बॉस को तुरंत एहसास हुआ कि उनकी जीत अब 53 गुना बढ़ जाएगी, जिससे उनकी मंथली सैलरी और रिजर्व फंड्स में भारी इजाफा होगा। पर सवाल अब भी वही था कि आखिर उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था। सलाहकार ने जवाब दिया कि अभी लगभग 12 सोने की छड़ें थीं और अगर सब कुछ कप्तान की प्लानिंग के मुताबिक रहा तो उन्हें 642 या उससे भी ज्यादा बार्स मिल सकते हैं। ये सुनते ही सभी वर्कर्स खुशी से झूम उठे और चिल्लाकर कहने लगे कि वे अपने महान कप्तान का पूरा साथ देंगे। चांगहू को लगा कि वो भी इसमें शामिल है और एक इंटरेस्टेड पार्टी होने के नाते वो खुद का पैसा तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उसके कंधों पर अपने जूनियर्स और एक ऐसी टीम की भलाई की जिम्मेदारी थी जिसमें 7 पार्टिसिपेंट्स थे। और अब चौथी टीम को सबसे बेस्ट बनाने के लिए हमें ये पक्का करना होगा कि ये सभी साइकोस पास हो जाए। उसने लड़कों की तरफ मुड़कर पूछा, क्या ये सही है? वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस पूछ रहा था कि क्या सब ठीक है। इस पर रियुए ने जवाब दिया, इसमें बुराई क्या है? साथ ही उसने इस बात पर सहमति जताई कि हायरन की ड्रेस थोड़ी अजीब और अनप्लेजेंट लग रही थी।
हायरन ने अपने भाई को जवाब दिया कि अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उसने बस वे कपड़े नम गुण को वापस कर दिए, क्योंकि उसे वे पहनने का कोई खास शौक नहीं था, खासकर तब जब वे शरीर को टच कर रहे हों, उसका नग्न शरीर। लेकिन अगर रियूएन के पैर उसे छूते तो बात और भी बिगड़ जाती। इसलिए अभी के लिए यही रास्ता सबसे सही था और जांगहू ने साफ मना कर दिया। वो सोच रहा था कि इन दो डगमगाते स्टूडेंट्स ने इतनी खतरनाक पोजीशन क्यों चुनी है। शुरुआत में उसका इरादा नमगुण और गंजे तन को साथ लाने का था, पर रायुए ने बताया कि उनके बीच असल में मिसना है, जो एक लड़की है। और क्या वो यहां कोई अजीब सा सीन क्रिएट करने की फिराक में था? हायरन ने भी कहा कि रायुए का तरीका भाई की सोच से कहीं ज्यादा बेहतर, आसान और काफी स्टेबल है। उसने ब्याज दर में भी 300वें हिस्से की कटौती कर दी, जो उसे काफी पसंद आई। जांगहू को फिक्र थी कि उनके उस बेवकूफ ने आइस फीनिक्स को अपनी पीठ पर उठाने का फैसला किया है, पर यह तो और भी बढ़िया रहा। तभी हायरन उन पर चिल्लाई कि उसके बारे में बात करना बंद करो, वैसे भी वो देख नहीं रही है। और वो दोनों अपनी बेस्ट हालत में नहीं दिख रहे थे, जिस पर टैंग ने भी हामी भरी कि देवी बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ वाले लोग आखिर करेंगे क्या? लगता है देवी की बात में दम है। वाकई उनकी बात एकदम सही लग रही है। 8वीं टीम के ज्यादातर सदस्य आइस फीनिक्स के गार्ड्स थे, लेकिन आखिर उनके मन में चल क्या रहा था? रिन ने उन्हें अपने बारे में बात करते सुना, जहां वो उसे उसका भयानक पतन दिखाने की तैयारी में थे। उसने उसके बगल वाली जगह नहीं छोड़ी, पर वो तुरंत ही रुक गया था। इसी बीच रुइन ने हेरन पर चिल्लाते हुए उसे और तेज चलने को कहा। हेरन ने पूछा कि क्या वो पानी में भी नहीं उतरेगा, जिस पर उसने पलटकर जवाब दिया कि क्या ये साफ नहीं है, उसे भला तैरने की क्या जरूरत। लेकिन तभी प्रतिभागी तन ने सवाल उठाया कि आखिर ये किस तरह की रस्सी है और गुनसान के पास भी बिल्कुल वैसी ही रस्सी क्यों है। तभी उन्हें समझ आया कि ये लोग इसकी मदद से दोनों किनारों को जोड़ने वाले हैं, पर फिर तो ये रस्सी बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए। तभी उसने देखा कि उन्होंने एक खूंटा भी ढूंढ लिया है। वो सोचने लगी कि आखिर अचानक ये सब आया कहां से। चांगहा ने बताया कि वो शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है, इसलिए किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने साथ सामान लेकर चलता है। और अब जब हुआंग तैयार था तो आगे बढ़ने का वक्त आ चुका था। चांग ने पानी में छलांग लगा दी और कहा कि वो पहले जाएगा ताकि इसे दूसरी तरफ बांध सके।